हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का सेट 3। और इस सेट में आज हम लोग देखने वाले हैं 15 दिसंबर 2024 का जो सीटेट का जो पेपर हुआ था, उस पेपर के 30 सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग आज इस सेट में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ये जो पेपर है, ये सीटेट का लेटेस्ट पैटर्न है। इसी पैटर्न पे आपको जो सीटेट होने वाला है 6 सितंबर को, उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इसमें सभी क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लेटेस्ट पैटर्न एकदम सीटेट का। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़ करके समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास के निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। ओके, यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट है निरंतरता बनाम अनिरंतरता, स्थिर बनाम वृद्धिशील, आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण, विविधीकरण बनाम एकीकरण। यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो 3 हो जाएगा, आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन कथन कह रहा है हमारा, जब जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को खो देते हैं। कथन हमारा कहता है बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, जो कि कथन तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, अभी कथन कह रहा है कि जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो अंतर जो होता है उसको हम खो देते हैं। तो ये भी कथन भी आपका बिल्कुल ही राइट है और कारण भी राइट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है, यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारक है जो जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, निगेटिव पूछ रहा है। आप सब क्वेश्चंस को पढ़ा करिए और नेगेटिव और पॉजिटिव पे ध्यान दिया करिए कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पॉजिटिव मान करके ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देते हैं, जो कि वहाँ पर देखते हैं पता चलता है कि वो नेगेटिव पूछ रहा है, तो इसलिए आप सब पॉजिटिव और नेगेटिव पे जरूर ध्यान दिया करिए। यहाँ इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो इसमें गतिविधि है जो जीन पियाजे के द्वारा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है गतिविधि है, दूसरा बोल रहा है जैविक परिपक्वता है, नेक्स्ट बोल रहा है सांस्कृतिक उपागम है, और नेक्स्ट है संतुलितकरण। तो देखिए, सांस्कृतिक उपागम जो है ये लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था, यह जीन पियाजे से संबंधित नहीं है। ओके, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। अभी कथन कह रहा है जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है, और इसका कारण कह रहा है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है कि जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है, तो ये गलत है। जीन पियाजे ने माना था कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, कारण इससे कह रहा है विकास जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया है, तो ये पारस्परिक क्रिया नहीं है। जीन पियाजे ने माना है कि बच्चे जो होते हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच वो सक्रिय भूमिका के रूप में वो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो है वो गलत हो जाएंगे, ए और आ दोनों ही गलत हैं। ओके, आगे देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपनी मौजूदा संज्ञान संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे डैश डैश अनुभव करते हैं और डैश डैश का सहारा लेते हैं। तो देखिए, मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को जब बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो वे जो असंतुलन का अनुभव करते हैं और अनुकूलन का सहारा वो लेते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर एक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ पियाजे बच्चों को डैश डैश देखते हैं, वहीं वाइगोस्की जो है बच्चे को डैश डैश देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पियाजे जो हैं बच्चों को सक्रिय हेर फेर कर्ता के रूप में देखते हैं, वहीं वाइगोस्की की अगर बात करिएगा तो वो सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में बच्चे को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था निर्धारण के आधार पर क्या है।
व्यक्ति की आयु है, व्यक्ति द्वारा दिया गया जो उत्तर है वो चोरी के पक्ष में या विपक्ष में है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क के द्वारा उन्होंने बात किया है। तो देखिए यहाँ पर लॉरेंस कोहरवर्ग वर्ग का जो आप थ्योरी पढ़िएगा तो वहाँ पर उन्होंने बच्चों की आयु के बारे में उन्होंने बात नहीं किया है। यहाँ पर बी और सी आपका दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, हिंस का कहानी जब आप लोग पढ़िएगा लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत पे, तो उसमें उन्होंने बताया है कि बच्चे जो होते हैं वो चोरी के पक्ष में आंसर देते हैं या विपक्ष में आंसर देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के तरीके हैं। फिर पूछ रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के तरीके हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण में उपयोग में महारत हासिल करना, पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना, संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना, योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है मनोवैज्ञानिक उपकरण के उपयोग में महारत हासिल करना है। ओके, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है उसके माध्यम से प्रगति में मदद करने में डैश डैश की आवश्यक भूमिका होती है। तो देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है वो होता है अधिक जानकार व अन्य के द्वारा वो दिया गया है। आगे देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि जो है उसको अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, वातावरणीय कारकों से नहीं होती है। ये बिल्कुल ही गलत है। प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बजाय के बारे में होती है, ये भी गलत है। मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में होती है, ये भी आपका गलत है। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का जो सिद्धांत है उन्होंने बताया है कि हम बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण है जो अनुशासन और रट्टा मारने पर बल देता है। तो देखिए रट्टा मारना जो होता है वो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर बल देता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। शिक्षण की एक विधि है जो मानक पाठचर्या को सख्त पालन पर बल देता है। तो सख्त पालन पर हम बल नहीं दे सकते हैं। शिक्षण का एक तरीका है जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के अधिकतम उपयोग पर बल देता है। तो हम ये भी नहीं कर सकते हैं। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ओके, अभिकथन कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां जो होती हैं प्रायः चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कारण इसका कह रहा है कि आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठचर्या को समझने और उनका सामना करने में सक्षम नहीं होती है, ये भी गलत है। आपका ये भी गलत है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मूल्यांकन की जो प्रकृति होनी चाहिए वो गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन का जो कार्य होना चाहिए वो प्रामाणिक होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन एक हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन कह रहा है कि ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ही सही है। इसका कारण कह रहा है कि निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण जो होते हैं उसमें प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो कथन है वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन आर जो है कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है? ओके, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बोल रहा है कि एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है। ओके, स्तनधारियों के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। ओके, स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूल किया है? पाठ्यपुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण तथा गैर उदाहरण को बताइए। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा स्तनियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूल किया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे बच्चे जो हैं अपना तर्क देंगे, वो विश्लेषण करेंगे इस क्वेश्चन को वो अपने अनुभव के द्वारा ही वो आंसर को देंगे। ओके, आगे देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन कह रहा है कि समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है। इसका कारण कह रहा है कि समावेशन जो है एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्षण, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करने समान अवसर पर बल देती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, समावेशी कक्षा जो होती है एक विभेदिक निर्देश का पालन नहीं करती है, जो कि ये गलत है। वो निर्देश का पालन करती है और इसका कारण कह रहा है कि समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसर पर बल देती है। तो देखिए, यहाँ पर एक जैसे जो सीखना जो है ये पॉइंट आपका नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए आपका कथन और कारण जो है दोनों ही गलत हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों की अपेक्षा अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के संबंध का उपयोग करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरण में क्या शामिल है? वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, ब्रेल इनवायरस और प्रदर्शक, वाक पहचान सॉफ्टवेयर, भाषण से पाठ, सांकेतिक भाषा का प्रयोग। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए बी सी हो जाएगा। वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण का हम प्रयोग करेंगे। ओके, ब्रेल इनवायरस और प्रदर्शक का प्रयोग करेंगे। वाक पहचान सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा का हम प्रयोग नहीं कर सकते। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम बधिर बच्चों के लिए हम करते हैं, जो कि बच्चे सुन नहीं पाते, उनके लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि दृश्य संबंधित मदद में संकेत देने से बचना चाहिए। कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो। यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रगतिशील और रचनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। ये राइट है। उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश का पालन करें। सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करें। ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। भावनात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता दें। तो हम दोनों ही आवश्यकताओं को प्रधानता देते हैं, केवल संज्ञानात्मक को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी जो है बनाए रखें। ओके, आगे देखते हैं। कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए? अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके, अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार के द्वारा बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके। ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। छात्रों की जाति की पहचान करके, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। जाति की पहचान हम नहीं कर सकते हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार करके, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, बच्चे अगर क्लासरूम में असफल होते हैं तो उसका दोष जो होता है वो टीचर को माना जाता है, और टीचर को ये बोला जाता है कि अपनी वो जो तरीके हैं, जो पढ़ाने के जो तरीके हैं, उसमें वो खुद ही सुधार करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? तो देखिए, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा आपका। संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। ये सही लग रहा है। पूर्व ज्ञान केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से ही विषय से परिचित हैं। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। पूर्व ज्ञान केवल उन शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास उच्च स्तर की आंतरिक अभिप्रेरणा है। ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम
बनाने के लिए पूर्व ज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनाने में कैसे सहायता कर सकते हैं? छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि और ग्रेड प्रदान करके, ग्रेड हम नहीं प्रदान कर सकते हैं उनको, सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करके, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्व नियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करके, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। ये बिल्कुल ही सही है। इसका कारण कहता है कि समुदायों को यह निर्देशित करना चाहती है कि बच्चे के कैसे और क्या सीखना चाहिए। तो यहाँ पर अभिकथन जो है वो राइट हो जाएगा, लेकिन कारण जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सही है और गलत है। ओके, आगे देखते हैं। शिक्षार्थियों की समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों के डैश डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डैश डैश को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, कार्यात्मक स्थिरता को प्रोत्साहित करना चाहिए और अपसारी जो चिंतन जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण अधिगम में छात्र जो हैं विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल ही सही है। विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया को लगातार नई खोज करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा आपका। दुनिया में लगातार वो नई खोज करते हैं। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं। यही भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी को प्राप्त करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा, विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी वो है प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यह महसूस करते हुए कि वो विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वो संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में आगे बैठने की का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए दोहराव तो नहीं होगा। अधिसंज्ञान, आलंबन, स्मृति सहायक विधियाँ। तो यहाँ पर देखिए अधिसंज्ञान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? यहाँ पर देखिएगा राइट पूछ रहा है। भावनाएं कूट लेखन एनकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए ध्यान पर प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। भावनाएं जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती है, लेकिन सीखने के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती है। तो प्रभावित करती है, ये भी आपको रॉन्ग हो जाएगा। भावनाएं जो होती हैं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इसके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ा सकते हैं? किसी सजा को हटाने का प्रलोभ देकर, नकारात्मक पुनर्फलन देकर, इनाम और पुरस्कार देकर, सीखने में आनंद पैदा करके। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। लिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? इस ऑप्शन को पढ़ते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अनन्य है। व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। तो किया जा सकता है। आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा जो है किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो वही कर सकती है। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो सेट होता है वो समाप्त होता है। आप सबके कितने स्कोर आए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट बेहतरीन सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।